नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में बजट पेश किया। इस बजट पर कई तरह के लोगों के विचार आ रहे हैं। इसी बजट पर चर्चा करने के लिए आज हम बैठे हैं एचडी जैन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश कुमार जी के साथ। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो केंद्रीय बजट है वो देश के आम लोगों के लिए कितना लाभकारी है, कितना फ़ायदेमंद है और इससे देश को क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा। हम इन्हीं सब मुद्दे पर बजट पर चर्चा करेंगे। आइए आप भी सुने सर क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार रविंदर सर, आप हमसे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको धन्यवाद। इस बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे पास आए, इसके लिए साधुवाद धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। सर, कल लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। आपने भी एक अर्थशास्त्री होने के नाते उसका क्या अध्ययन किए, क्या रीड किए कि ये देश के लिए, आप एकदम स्पष्ट रूप से बताएंगे कि ये देश के लिए, बहुसंख्यक वर्ग के देश के लिए जो लोग रहते हैं, ये कितना फायदेमंद है और कितना हानिकारक है, या कितना लाभकारी है या अलाभकारी है। देखिए, सबसे पहले तो देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद। अब की बार के बजट से ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने एक संतुलित बजट लोकसभा में पेश किया। जब भी बजट का समय आता है तो आम मध्यम वर्गों के बीच में एक भावना पनप जाती है कि जो आम जनता पर अधिकतर टैक्स का बोझ पड़ रहा है, उस बोझ को कम किया जाएगा कि नहीं। इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए जो एक टैक्स दायरा था, कर स्लैब था, उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया, जिससे नौकरी पेशा वाले लोग जो है, मध्यम वर्गीय उनको कहा जाता है, उनको बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिला है। जैसे पुराना जो टैक्स का स्लैब था वो 6 स्टेज में बांटा गया था, लेकिन इस स्टेज में जो नया टैक्स स्लैब बांटेगा उसमें 7 कर दिए, 1 बढ़ा दिया गया है। पहले जो ओल्ड रिज्यूम था टैक्स का, उसमें 3 लाख तक जो आमदनी था उसमें टैक्स फ्री था, यानी शून्य टैक्स था। और अब की बार जो रिज्यूम बनाया गया है, नया टैक्स स्लैब बनाया गया है, कहने का तो वित्त मंत्री महोदया लोकसभा में बोली कि 12 लाख पर टैक्स फ्री है। ये स्वाभाविक है, सही है, कहा है। लेकिन 12 लाख से जब ही आप 1 रुपया बढ़ जाते हैं तो आपको जो 4 लाख टैक्स है, 4 लाख से आपका आमदनी शुरू होता है, वहीं से आपका टैक्स स्टार्ट हो जाता है। आम जनता के, चाहे आम लोगों के बीच में धारणा गई है कि 12 लाख पर टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले भी ऐसा था कि 7 लाख तक टैक्स फ्री था, लेकिन 7 लाख से जब ही ऊपर जा रहा था लोग, तो उस पर टैक्स लगना स्टार्ट हुआ जाता था। जैसे पुराना स्लैब इसका था कि 3 लाख तक कोई कर नहीं दिया जाता था, 3 से 7 लाख तक था आय था तो उस पर 5% टैक्स दिया जाता था। 7 से 10 लाख था उस पर 10%, 10 से 12 लाख था उस पर 15%, 12 से 15 लाख था उस पर 20%, 15 लाख से ऊपर था उस पर 30% का टैक्स लगता था। अब की बार वित्त मंत्री महोदया ने इसको बढ़ाकर कुछ लोगों को राहत दी है। जैसे में क्या है कि पहले 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं था। आपकी बार जो स्लैब बनाई है उसमें 7 स्लैब निर्माण की है। 0 से 4 लाख तक पर कोई अभी टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख पर आज भी 5% टैक्स देना है। अच्छा। 8 से 12 लाख तक जाते हैं तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख तक जाएंगे तो 15% टैक्स, 16 से 20 लाख पर जाएंगे तो 20% टैक्स, और 20 से 24%
24 लाख तक जाएंगे तो उस पर 25% टैक्स, और 24 लाख से ऊपर जाते हैं तो 30% टैक्स। अब क्या है, ये जानना है कि क्या राहत मिला है कि नहीं। 12 लाख यदि आपकी आमदनी है सालाना तो उस पर जीरो टैक्स। जीरो टैक्स कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 4 लाख के बाद तो टैक्स लगेगा, लेकिन उस पर आपको 60,000 रुपया का रिबेट दिया गया है। यदि 60,000 रुपया आप टैक्स आपका होता है तो वह आपको नहीं देना है, यानी 12 लाख रुपया पर 60,000 टैक्स होता है, तो 60,000 आपको रिबेट कर दिया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि 12 लाख आपकी आमदनी है तो आपको शून्य टैक्स होगा। लेकिन 12 लाख से जो ही ऊपर आप जाते हैं तो आपको फिर नीचे से टैक्स आपको स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर, हम यहाँ एक सवाल, हाँ, कि आपने कहा कि 12 लाख के बाद मतलब 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो 12 लाख का मतलब होता है कि 1 लाख महीना। हाँ, 1 लाख महीना। 1 लाख किसी व्यक्ति को 1 लाख महीना हो तब वो 12 लाख की श्रेणी में आएगा। 12 लाख से। तो हमारे देश में की जनसंख्या 1 करोड़ 40 या 50 150 करोड़ है। तो 1 लाख मतलब समथिंग कमाने वाला इस देश में कितनी जनसंख्या होगी? देखिए, कहने का तो ये ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर में बताते हैं सर। कहने का तो जो परिभाषा डिफिनेशन दिया गया है मध्यम वर्ग का, कि जिसकी आमदनी 5 लाख से 30 लाख के बीच में, वो मध्यम वर्ग में आते हैं। लेकिन 12 लाख कमाने वाले, सालाना 12 लाख आमदनी वाले लोग मात्र हमारे देश में 2% से अधिक नहीं। कितना संख्या अगर करोड़ में लिया जाए सर? करोड़ में लिया जाए तो आपका आप निकाल लीजिए, आप 1.5 करोड़ हमारे देश की लगभग जनसंख्या है, 1.5 अरब के आसपास जनसंख्या है। उसमें हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा तो 2-3 करोड़ जनसंख्या, 2-3 करोड़ होगा। तो अब आप इससे ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। हाँ, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग होंगे जनसंख्या, थोड़ा इसमें भी थोड़ा बताएं। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसमें भी लगभग ये जो डेटा आया था, ये लगभग दोनों को मिलाकर 2% के आसपास जनसंख्या है, ये समझ जाइए। ये ऑर्गेनाइज से बात नहीं कर रहे हैं हम, दोनों सेक्टर को मिलाकर जनसंख्या, ये जिनकी आमदनी 12 लाख तक पहुंचती है, समझ गए ना, वह 2 से 3% से अधिक नहीं। तब ये देश के बहुसंख्यक हिस्से के, जो आपने कहा कि राहत मिली है, राहत, तो मान लीजिए कि 150 करोड़ आबादी है, उसमें से अगर 5%, 10%, 15% को अगर मध्यम वर्गीय मानती है सरकार है, तो कहाँ रिबेट हुआ? अब देखिए सर, इसमें क्या राहत है, कहाँ हुआ? राहत 10 लोगों के लिए राहत। हाँ, एक्चुअली ये आपका कहना सही है, लेकिन जो सरकार ने इसका परिभाषा दिया है, मध्यम वर्ग का परिभाषा दिया है, उसको वो आप लेकर चल रहे हैं। मध्यम वर्ग की संख्या भी तो देखा ना, वही ना, वो तो मध्यम वर्ग की संख्या डेटा के अनुसार कह रहा है कि देश की कुल जनसंख्या 60% जनसंख्या मध्यम वर्ग, माने 60% जनसंख्या जो है वह मध्यम वर्ग मानती है। सरकार का ये जो मध्यम वर्ग है, हाँ, सरकार का मध्यम वर्ग 60%, मतलब वो धोखा है या सच्चाई? अब इसको डेटा के अनुसार हम धोखा कहें, इस पर तो हम तो सर मैं पत्रकार हूं, मैं शास्त्री नहीं। एक्चुअली क्या है कि हमको आप शास्त्री, आप पूरा दिन अर्थशास्त्री पढ़ाते हैं, हमको थोड़ा बताइए। जिनवीन चीज पर जाइए, हम तो यहाँ डेटा पेश कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हम देखते हैं तो आपको हम शुरू में बताया कि 2% से अधिक लोग नहीं होगा जिनका 12 लाख सालाना आमदनी है। चलिए, धन्यवाद, आप ये स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कई दूरी। अब सर आप बताइए, किसी भी देश के लिए, किसी जो भी हमारे विकसित देश हैं, हमें इंग्लैंड, अमेरिका या जो भी विकसित देश आप समझते होंगे, यूरोप के जो देश हैं, वहाँ जो है बजट पेश किए जाते हैं। किसी देश के विकसित बनने के लिए, उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा बजट किस पर होनी चाहिए? शिक्षा यानी एजुकेशन और हेल्थ। तो यहाँ हेल्थ पर और एजुकेशन की क्या स्थिति है, थोड़ा इस पर ही बताइए। अब की बार इस बजट में मतलब ऐसा नहीं कि सरकार के पक्षधर है, या आप लोग थोड़ा सा, हम लोग को भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि आप भाई कॉलेज में है, सरकारी सर्विस में, तो शायद बोल देंगे तो कल कुछ भी आपके साथ हो जाएगा, घर बुलडोजर पहुंच जाएगा, ईडी आई CBI पहुंच जाए,
तो ऐसा नहीं, मतलब जो हकीकत है वो बताया जाए। हाँ, एक अब की बार जो हुआ है ना, हेल्थ और एजुकेशन पर बहुत बजट का कम हिस्सा खर्च किया गया है, जबकि किसी भी देश के विकास के लिए एजुकेशन जी बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन में मात्र 2.53% बजट का, कुल बजट का हिस्सा दिया गया है, जो हमको लगता है कि बहुत ही कम है। इसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात कि जो मध्यम वर्ग की बात हो रही है, आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, इतना फीसेस उसका बढ़ गया है कि आम मध्यम वर्ग के लोग को अपने बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग कराना बहुत कठिन काम हो गया है, टफ काम हो गया है। इसलिए सरकार को चाहिए था कि एजुकेशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल रहा है, उसके फीस पर पाबंदी, एक सीमा तक पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि मध्यम वर्ग के भी बच्चे उसमें जाके पढ़ सकें। लेकिन सरकारी स्कूल तो सर बंद किए जा रहे हैं, दूसरे तरफ बजट को कम किया जा रहा है। तो ये लोग नेता लोग जो मतलब इतना हवा बना रहे हैं, सत्ताधारी चाहे उसके गठबंधन के नेता, मतलब वो लोग क्या सोच रहे हैं भाई, वो मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये सही कुर्सी का कहानी है? ये तो पॉलिटिकल चीज हो गया। ये तो बात तो सही है, अपने कुर्सी बचाने के लिए, अपने सीट को बचाने के लिए एक राजनीतिक दल का जो मर्यादा होता है, धर्म होता है, बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री से वो लोग निकलना नहीं चाह रहे हैं। वो बाउंड्री से निकल जाएंगे तो हो सकता है कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दीजिए। इसलिए उनको कुर्सी के डर है, जिसके चलते वो सच्चाई को वो आम जनता के पास नहीं बोल रहे हैं। ये सीधी सी फैक्ट है सर, समझ गए ना। दूसरी बात कि ये बजट पेश करना, जो हम कैब टैक्स पर आते हैं, इसमें सरकार का एक मुख्य पॉलिसी लग रहा है कि टैक्स बढ़ा के आम जनता के हाथों में पैसा अधिक दिया जाए, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई इतना बढ़ गया है कि लोगों के पास पैसा नहीं है कि वह किसी वस्तु खरीदने का डिमांड कर सके, खर्च कर सके। सकती नहीं है, कर सकते माने वही डिमांड नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं तो हम डिमांड क्या करेंगे, स्वाभाविक है। तो ये सरकार का पॉलिसी है कि यदि उनके हाथ में पैसा बचता है तो वह मार्केट में या बैंक में, पैसा तो कोई घर में नहीं रखेगा, या तो बैंक में सेविंग करेगा या सामान परचेज करेगा। उससे क्या हुआ कि इकोनॉमी डेवलप हो गया। इसको हम इकोनॉमिक्स में डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये हुआ कि जो हमने टैक्स पे कर दिया और जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उस पर हम खर्च कर दिया, और खर्च करने के बाद जो हमारे पास राशि बचती है, आय बचती है, उसी को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो वो जो इनकम हमारे पास बचेगा तो उसका कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करेंगे। यदि इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक को लाभ होगा। यदि कोई सामान पर, हैंडलूम का सामान पर करते हैं तो उस इंडस्ट्री को फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमी मजबूत होगी। माने ये सरकार की सोच है। इसलिए टैक्स का जो स्लैब है वो उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अब एक सप्ताह में निर्मला सीतारमण जी बोली है कि हम संसद में इस टैक्स के बारे में प्रस्ताव लाएंगे। अब उसमें वो क्या ला रही है वहाँ देखना है। अच्छा चलो, एजुकेशन पर तो हो गया लगभग, ये हेल्थ पर क्या स्थिति है? हेल्थ को सरकार देश को बीमार करना चाहती है कि जिंदा कर, मतलब ठीक करना चाहती है? हेल्थ पर, हाँ, हेल्थ पर हम बता रहे हैं सर। हेल्थ पर भी सरकार का, जिसे हमने एजुकेशन बताया, हेल्थ पर भी 1.94% कुल बजट का खर्च कर रही है। लेकिन एक दो दिखाई पड़ा, जो सीतारमण जी बोली कि हमने कैंसर के दवाइयों पर आयात शुल्क है उसको हमने कम किया, सस्ती कर दिए हैं। और हर अस्पताल में, यहाँ तक कि जिला स्तर के अस्पताल में, सदर अस्पताल में कैंसर की दवाइयाँ उपलब्ध रहेगा, वहाँ पर इलाज करवाया जाएगा। लेकिन उनको चाहिए कि हेल्थ पर और राशि को खर्च करना चाहिए। मतलब यही दो चीज रीढ़ है, हाँ, देश के डेवलपमेंट का यही रीढ़ है। हाँ, ये दोनों पर और सरकार को चाहिए था कि खर्च करना चाहिए था, तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जब तक, क्योंकि ये भारत गांव का देश है और गांव में अधिकतर जनसंख्या निवास करती है, और गांव के लोग में ही ये जागरूकता नहीं है और आसपास के हॉस्पिटल में जाते हैं। तो यानी हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। अच्छा सर, उसमें मतलब टैक्स वगैरह जो है, पावरोटी, कॉपी, किताब, कलम, तमाम चीज़ों पर टैक्स लग गया है। एक तो एजुकेशन का
घटा दिया गया है और टैक्स भी लगा दिया है उस पर जो भी पाठ्य सामग्री है। ये जीएसटी जीएसटी जबकि ये कागज और किताब पर नहीं लगना चाहिए। जीएसटी लगाने से क्या हो गया है कि हमने शुरू में कहा कि जो मध्यम वर्ग की बात हो रही है, उनके बच्चे के पास पैसा नहीं है कि किताब खरीदे। जो 2 रुपया में कॉपी मिलता था, 10 रुपया मिलता था, उस कॉपी का दाम आज 25, 30, 50 रुपया हो गया। तो हमारे पास एक तो मध्यम वर्ग के पास पैसा नहीं है कि उस पर इन्वेस्ट करें। तो मेरे समझ से चाहिए, और इस देश को विकास के लिए मद्देनजर आम जनता के मद्देनजर, गरीब माने अधिकतर जनसंख्या गांव में बसती है, वहां पर उतना पैसा नहीं है, इसलिए सरकार को चाहिए कि कागज, पेन, पेंसिल और बुक पर जीएसटी को समाप्त कर दें। उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, जीएसटी शुल्क नहीं लगना चाहिए। अच्छा सर, कुल मिला के आपके नज़र में मतलब एकदम निष्पक्ष होकर आप थोड़ा सा हमको ये बताएं कि ये बजट कुल मिलाकर क्या कहा जा सकता है? देखिए, कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि इस बार जो बजट वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया वह नौकरी वाले के लिए लाभदायक है। नौकरी वाले, हाँ, नौकरी पेशा वाले के लिए लाभदायक है, उनको जरूर राहत मिला है। और अन्य क्षेत्र में भी खर्च है, तो हम कहेंगे मिला जुला के, राजनीति पक्ष छोड़ दीजिए, एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, कि अब की बार के बजट जो है वह मिला जुला के हम संतुलित बजट कह सकते हैं। संतुलित बजट, हाँ, संतुलित बजट कह सकते हैं। लेकिन बहुसंख्यक 150 करोड़ की आबादी को देखते हुए क्या संतुलित में आएगा ये शब्द? क्योंकि हम बहुसंख्यक वर्ग, आप 2 लोगों को फायदा करके आप 10 लोगों को आप डैमेज कर रहे हैं, तो इसको संतुलित कैसे कहा जाए? संतुलित तो ऐसे हुआ कि 5 इसको भी फायदा हुआ, अब 5 उसको फायदा, भले 100 नहीं फायदा हुआ, लेकिन दोनों समुदाय को, ऊपर और नीचे दोनों को कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। देखिए, अर्थशास्त्र के डेटा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या को मध्यम वर्गीय माना जाता है, तो मध्यम वर्गीय लोगों को जरूर इससे रिबेट मिला है, राहत मिला है। मतलब डाटा के अनुसार, सरकारी डाटा। हाँ, और ये ज्यादा फायदा तब हो जाता कि जो हमारे देश में महंगाई बढ़ा हुआ है, उस महंगाई पर कंट्रोल कर लिया जाए, तो बहुत जनसंख्या के बहुत हिस्से को लाभ हो सकता है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे ढंग से आपने विश्लेषण किए। हम समझते हैं कि आम दर्शक को भी काफ़ी समझ में आई होगी बात। दोस्तों, सर का किस तरह का विचार लगे, इनके विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।